Hello students, in this video we are going to study the remaining part of your lesson 1, tracing changes through 1000 years. Now the new social and political groups. ठीक है, इस जो 1000 ईयर का जो पीरियड था 700 से 1750 के बीच में हम यहाँ देखते हैं कि बहुत से नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी इमर्ज हुए, बहुत से न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं फॉर्म हो गए. ठीक है, so it poses a huge challenge to the historians because of the scale and the variety of developments that occurred in this period. इस दौरान में इस 1000 साल के ड्यूरेशन में बहुत से नए डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सी नई चीजें जो है उनका आविष्कार हुआ और इसीलिए इस पीरियड को स्टडी करना बहुत बड़ा एक चैलेंज है हिस्टोरियंस के लिए. तो कुछ जो चेंजेस या कुछ जो डेवलपमेंट्स जो इस दौरान हुए वो क्या क्या थे. देयर वर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए जैसे कि पर्शियन व्हील्स, इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील्स का आविष्कार हुआ, वीविंग के लिए स्पिनिंग व्हील का आविष्कार हुआ और कॉम्बैट यानी लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए फायर आर्म्स का भी आविष्कार इसी युग में हुआ. Also new foods and beverages arrived in the continent. हमारे इस महाद्वीप में नए तरीके के भोज्य पदार्थ और बेवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ भी आ गए, जैसे पोटैटोज, कॉर्न्स, टी, कॉफी, चिली. ये सारी चीजें आज हम बहुत ज्यादा जिन्हें इस्तेमाल करते हैं ये इस मेडिवियल पीरियड में ही हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई. दिस पीरियड वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. ये जो समय है ये एक बहुत बड़ी मोबिलिटी यानी लोगों के एक जगह से दूसरे जाने को मार्क करने वाला एज था. और ये जो लोग जो अलग जगहों से यहाँ आ रहे थे यही अपने संग इस नई टेक्नोलॉजी को, नए खान पान को भी अपने संग लेकर आए. One group that became very important in this period was Rajputs. Rajputs जो है इस समय में बहुत important class of people बन गए, group of people बन गए. And Rajput is derived from the word Rajputra, that means son of a ruler. राजपूत शब्द जो है राजपुत्र शब्द से derive किया जाता है, निकलता है, और राजपुत्र का मतलब होता है रूलर का या राजा का बेटा. Okay, now this term is also assigned to group of warriors who claimed themselves to come from क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. ये जो शब्द है राजपूत, ये जो वॉरियर्स का ग्रुप था वो भी अपने लिए इस्तेमाल करते थे जो अपने आप को क्षत्रिय कास्ट का बताते थे. तो दिस राजपूत, दे वर रूलर्स, दे वर chieftains, दे वर सोल्जर्स, कमांडर्स एंड अदर पोजिशंस दे वर होल्डिंग इन द आर्मी. There were other groups of people also like the Marathas, the Sikhs, the Jats, the Ahoms and the Kayasthas. And they also became very important politically. तो इस समय में ये से सारे लोग हैं, मराठा, सिख, जाट, ओम्स और कायस्था, ये भी जो हैं अपने जाति के हिसाब से जो हैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट बन गए. In this particular age, another thing that was happening was agricultural extension. ना जो खेती है उसका विस्तार हो रहा था. And for extension of the agriculture, the forests were cleared. और खेती जब बढ़ी या उसका विस्तार हुआ तो कैसे हुआ, जो जंगल थे उन्हें साफ किया गया, उन्हें काटा गया. और जब जंगल काटे गए तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे यानी जो जंगलों में बसने वाले थे उन्हें एक उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, या जो जंगलों में रहने वाले थे वो पेजेंट्स बन गए यानी कि जमीन में खेती करने वाले लोग बन गए. So this new peasant group came into being and it was influenced by the chieftains, by the priests, regional markets and the temples. तो ये जो नया पेजेंट ग्रुप बना, ये किससे प्रभावित हो रहा था, ये जो प्रीस्ट थे यानी कि जो पुजारी हुआ करते थे, जो रीजनल मार्केट्स हुआ करते थे ना, जो मंदिर हुआ करते थे, और जो रूलर्स हुआ करते थे, जो राज्य करने वाले थे, इन सब से ये प्रभावित थे या इन सब के
अंडर ये लोग थे। क्यों? क्योंकि ये लोग टैक्सेस पे करते थे, जो लोकल अथॉरिटीज होते थे, लोकल लैंड लॉर्ड्स होते थे, उनको टैक्स पे करते थे, कर पे करते थे। एंड दे ऑफर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू देम, है ना, और अपने सेवाएं दिया करते थे, अपने गुड्स जो उनके पास होते थे उनको वो उन्हें दिया करते थे। सो एज अ रिजल्ट सोशल डिफरेंसेस स्टार्टेड इमर्जिंग इन द peasant community and as in the society as a whole। तो हम इसी दौरान में, इस युग में हम एक और चीज को देखते हैं कि समाज में जो है डिफरेंसेस जो हैं उठना शुरू हो गए। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज, ना, लोग जो हैं जातियों के आधार पर वर्गीकृत किए जाने लग गए हैं ना, सब कास्ट के बेसिस पे। सो दे वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, ऑन देयर ऑक्यूपेशन, उनकी जो बैकग्राउंड है वो किस पृष्ठभूमि से थे और वो कैसा ऑक्यूपेशन था, क्या वो काम करते थे, उनके काम के आधार पर उन्हें जातियों में फिर बांटा गया। जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जो जातियां बनी, उन जातियों ने अपने खुद के नियम कायदे बनाए ताकि जो उनके सदस्य हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, वो उनके व्यवहार को या उनके क्रियाकलापों को मैनेज कर सकें। And these regulations were imposed by the assembly of elders that were known as the जाति पंचायत। और ये जो जातियों के जो नियम कायदे बनाए जाते थे, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते थे, इनको कौन इम्पोज करता था, कौन इनको ये ध्यान रखता था कि ये फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, या अगर इनका उल्लंघन किया जा रहा है तो पनिश करना है, तो ये काम कौन करता था? एक असेंबली ऑफ एल्डर्स, यानी कि जो इन जातियों के में जो प्रमुख लोग हुआ करते थे, जिन्हें उनके एल्डर्स कहते थे, जिन्हें उनके द्वारा इन रूल्स रेगुलेशंस को इम्पोज किया जाता था। जाति पंचायत के उन्हें कहते थे ना, वो जो असेंबली ऑफ एल्डर्स थी उन्हें क्या कहते थे? जाति पंचायत। नाउ जातीज ऑल्सो हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज चिफ्टन्स। तो ये जो जातियां हैं, न केवल इन्हें जातियों के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करना होता था, पर साथ ही साथ जो जिस विलेज में वो रहते थे, उस विलेज के जो चीफ होते थे या जो मुखिया होते थे, उस विलेज के लिए जो उन्होंने जो नियम कायदे बनाए होते थे, उन्हें भी इन्हें फॉलो करना रहता था। नाउ द old and the new religions. Before talking about the old and the new religion, one more thing that we need to understand is that during this medieval period, large states like Cholas, Tuglakas, and the Mughals encompassed many regions. इस समय में जो है चोलास, तुगलक्स और मुगल्स, ये जो हैं, जो दिल्ली सल्तनत जिन्हें कहा जाता है, ये जो है इन्होंने इस हिंदुस्तान का बहुत बड़े एरिया को अपने अधीन कर रखा था। दिल्ली सल्तनत वाज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सल्तनत। सबसे बड़ा जो एरिया अगर किसी कंट्रोल में था तो वो दिल्ली सल्तनत के अंडर था। एंड it is in 18th century that this Mughal empire started declining and it led to re-emergence of regional states। 18वीं शताब्दी में ये जो मुगल एम्पायर है ये कमजोर हो गई, और जब ये कमजोर होकर टूट गई, तब फिर से जो रीजनल स्टेट्स थे वो फिर से उभर कर आने लगे। ओके, नाउ इन दिस medieval period there was a change that occurred also in the religion। धार्मिक कुछ बदलाव भी इस एज में हमें देखने के लिए मिलते हैं, है ना। so there was major development that were seen in the religious traditions। जो धार्मिक ट्रेडिशंस है उनमें भी कुछ चेंजेस को हम इस युग में देखते हैं। मेजर चेंजेस अकर्ड इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में बहुत से बदलाव आए। दैट इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ न्यू डेइटीज, नए देवी देवताओं की आराधना जो है वो शुरू हो गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द प्रीस्ट एज द डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी। तो इस मध्य युग में ही हम देखते हैं, मेडिवल पीरियड में ही हम देखते हैं कि टेम्पल्स जो हैं, जो मंदिर थे बड़े बड़े, वो जो राजा लोग थे वो बनवाने लग गए, और ब्राह्मण्स जो है वो बहुत ज्यादा उनकी अहमियत जो है सोसाइटी में बढ़ गई, और जो प्रीस्ट हैं वो एक सोसाइटी का एक डोमिनेंट यानी कि एक बहुत प्रभावशाली ग्रुप बन गए। and their knowledge of Sanskrit
earned the Brahmins a lot of respect in the society. जो ब्राह्मण्स थे उन्हें ही संस्कृत का ज्ञान था और संस्कृत के जो टेक्स्ट थे यानी संस्कृत का जो लिटरेचर था उसका उन्हें ज्ञान था, इसी के कारण सोसाइटी में, समाज में उन्हें बहुत अधिक आदर दिया जाता था. One of the major developments of this period was emergence of idea of bhakti. इस ही युग में एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ, वो था भक्ति युग की बोलना चाहिए शुरुआत भी इसी एज में हुई. And what was bhakti? Loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. तो भक्ति की जो आइडिया है वो क्या है कि जो डेटी है या जो देवी या जो देवता है वो इस प्रकार का डेटी है, इस प्रकार का देवी और देवता है कि जो अपने भक्त से प्रेम करता है और इसीलिए बिना किसी मिडिल एजेंट के या बिना किसी प्रीस्ट के ही, बिना किसी कर्मकांड के, बिना किसी बहुत सारे रीति रिवाजों के जो भक्त है वो अपने आराध्य तक पहुंच सकता है. ठीक है, तो ये भक्ति का आइडिया था जो इस 1000 years के पीरियड में ही डेवलप हुआ. The merchants and the migrants first brought the teachings of Holy Quran in India in the 7th century. तो इसी दौरान में एक और डेवलपमेंट हुआ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो ये हुआ कि the teachings of Holy Quran came here. यहाँ पे जो व्यापारी और जो दूसरे लोग जो दूसरे देशों से आके यहाँ बसे, वो अपने संग एक और किस चीज को लेकर आए, वो एक और धर्म को अपने संग लेकर आए, इस्लाम को, और जो कि कुरान की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं. इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स. तो इस्लाम जो है उसके जो मानने वाले हैं वो उसको अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं. Example is that the Shia Muslims believe that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community. तो जो शिया मुस्लिम्स हैं उनका विश्वास ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ हैं अली, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं, लेजिटिमेट लीडर वही हैं. एंड द सुन्नी मुस्लिम्स एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स, द खलीफास ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफास. तो जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो जो अर्ली लीडर्स हैं जिन्हें खलीफा कहा जाता है, उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं. ओके, सो in this time we see that a lot of change came into even the religious ideas and the religious practices in India. Okay, then thinking about time and historic period. समय, ठीक है, हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, समय को पढ़ते हैं, पास्ट का जो टाइम है उसको हम पढ़ते हैं. तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं या जब हम पास्ट को पढ़ते हैं, सॉरी, तब हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउ डू वी रिफ्लेक्ट अपॉन इट, हाउ डू वी थिंक अबाउट इट ऑन द वे द थिंग्स अकर्ड. जिस तरीके से पास्ट में चीजें घटी उसके आधार पर उसको स्टडी किया जाता है, और इसको इजी बनाने के लिए हिस्टोरियंस क्या करते हैं, उसे काल खंडों में बांटते हैं. सो इन द middle of the 19th century, the British historians divided the history of India into 3 parts: Hindu, Muslim and British. 19th century में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. अब ये बांटने का आधार क्या था, their idea was that religion of the ruler was most important. ये बांटने का इस तरीके से इतिहास को या पास्ट को बांटने का क्या कारण था, क्योंकि उनके हिसाब से जो रूल करने वाला जो राजा है या जो रूलर है उसकी जो कास्ट है वो, या जो रिलीजन है, सॉरी, जो रिलीजन है, धर्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो बेसिकली दे वर इग्नोरिंग द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें जो विभिन्नता है और जो उसमें उस विभिन्नता में जो रिचनेस है उसको क्या कर रहे थे, वो लोग ओवरलुक कर रहे थे, है ना. बिकॉज time not only reflects religion but it reflects changes in the social and economic organization. जो
पास्ट है न केवल वो रिलीजियस चेंजेस को भी शो करता है, परंतु जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो बदलाव आए उनको भी शो करता है ना, प्रोग्रेस को भी शो करता है। और इस प्रकार का जो डिवीजन था जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने करा वो बिल्कुल सही नहीं था। So that is why most of the historians they look to the economic and the social factors for studying the past। इसीलिए जो अधिकांश हिस्टोरियंस हैं वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं पास्ट को स्टडी करने के लिए। जैसे आपने जब क्लास 6th में आप जब स्टडी करते यू वर स्टडिंग द हंटर गैदरर्स, द अर्ली फार्मर्स, पीपल हु वर लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, द अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम। And this year in class 7th you will be studying the histories that describe the medieval period, right? So the medieval period that you will be studying in this class is often contrasted with modern period, which marks the sense of progress and material progress and intellectual advancement। जो medieval period जैसे इस क्लास में आप स्टडी करेंगे उसे यूजुअली मॉडर्न पीरियड के कंट्रास्ट में देखा जाता है, और ऐसा सोचते हैं कि मॉडर्न पीरियड जो है उसमें मटेरियल प्रोग्रेस है और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट है, यानी कि जितनी भी तरक्की है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो सब मॉडर्न पीरियड में हुआ। पर ऐसा नहीं है। हमने मेडिवल पीरियड में हमने देखा कि बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी वहां पर हुआ, एंड देयर वाज इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल प्रोग्रेस सीन, राइट? सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 1000 ईयर the society of the subcontinent transformed, economies became very prosperous, and this attracted the European trading companies to this land। तो इस 1000 ईयर्स के पीरियड को जिसे हम इस बुक में, इस पूरी हिस्ट्री बुक में स्टडी करेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होता गया, चेंज होता गया। इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ज़्यादा संपन्न हो गई, और जिसके कारण यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं वो हमारे देश की ओर खींची चली आई। So this was your first lesson. Thank you.